तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आज आप लोग का 40 के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुका। और मैं बता दूं कि आप लोग का जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3, सारा का आप लोग का इस चैनल पर मिल जाएगा। सारा सेट का करवा ही चुका हूँ। ये लास्ट आप लोग को बचा हुआ मैथ्स का, और ये मैथ्स का भी लास्ट नहीं बचा हुआ। ये सेट 1 का जो है ना, वो आप लोग का 2 पार्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि इसका जो है 11th का ही क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन, और इसमें बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता। आप लोग बोल रहे थे कि डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, चाहे वीडियो लंबा ही क्यों ना हो, इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आप लोग का सेट 1 का ही पार्ट 2 होने वाला। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। और बाकी सारा सब्जेक्ट का आप लोग का ऑलरेडी हो चुका है। सेट 1, सेट 2, सेट 3 सारा सब्जेक्ट का आप लोग का हो चुका है, तीनों सेट का, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारा सब्जेक्ट का हो चुका है। ये लास्ट सेट बचा हुआ है सेट 1 मैथ्स का, जो कि पार्ट 2 होने वाला। पार्ट 1 इससे पहले ही अपलोड कर चुका है। यदि आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह का भी नहीं देखें तो उसका भी लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सिंपली देख लीजिए। क्योंकि आप लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग इसको सबसे पहले प्रायोरिटी दे, सबसे पहले इसी को सॉल्व करें। तो ये 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहे। और आप लोग बोल रहे थे कि टेलीग्राम ग्रुप बनाने का, तो वो फाइनली आप लोग को बन चुका है। यदि आप लोग ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कृष्णा महतो मैजिक ट्रिक, ठीक है। उससे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और आप लोग को उसमें PDF नोट्स वगैरह मिल जाएगा। आप लोग बहुत कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे इसलिए बनाए, अदरवाइज मेरा बनाने का कोई इंटेंशन, मतलब बनाने का कोई ये नहीं था मेरा, लेकिन आप लोग की रिक्वेस्ट के बाद मैंने बनाया। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। 8 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में हो चुका था, तो 101 क्वेश्चन से अब करने वाले हैं। तो देखिए 101 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी, 52 चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि टोटल 70 व्यक्ति है, जिसमें से 37 लोग जो है कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, और 52 जो है चाय पसंद करते हैं। और उसमें से कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कोई ना कोई पीना पसंद ही करते हैं। तो इसका 2 तरीका से मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। तो कितने व्यक्ति जो है कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, इसका 2 आप लोग का मेथड बताता हूँ। पहला मेथड आप लोग का जो है कॉमन सेंस वाला है, कि देखिए कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितना है 37, चाय पीने वाला की संख्या कितना है 52। तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 37 + 52 89 होगा, ठीक है। 89 मतलब कि इनमें से ही 89 लोगों में से ही कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं। लेकिन हम लोग के पास कितने व्यक्ति है, हम लोग के पास तो 70 व्यक्ति है। तो फिर 89 व्यक्ति कैसे आ गया, 89 व्यक्ति हम लोग को कैसे मिला, ये दोनों को ऐड करने से मिला। इन दोनों में ऐसे व्यक्ति भी शामिल है जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, मतलब कि वो 2 बार ऐड हो गए हैं, इसलिए तो 89 आया। क्योंकि टोटल व्यक्ति तो 70 है, तो 89 क्यों आया, क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हम लोग जोड़ लिए हैं, मतलब उसको 2 बार जोड़ लिए हैं। उसमें कॉफ़ी पीने वालों में भी उसको शामिल कर लिए, और चाय पीने वालों में भी उसको शामिल कर लिए। तो उन्हीं लोगों की संख्या बताना है जो दोनों पीते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों। तो इसका क्या होगा 70 माइनस कर दीजिए 89 में 17, तो कितना हो जाएगा 19 लोग, मतलब कि 19 इसका फाइनल आंसर होगा। इसका सेकंड मेथड आप लोग को बताते हैं। ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, तो ये तो कॉमन सेंस से बताया। अब सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, तो सेट थ्योरी के अनुसार बताते हैं। तो देखिए कॉफ़ी पीने वालों को C से डिनोट कर रहे हैं, और चाय पीने वालों को T से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C यूनियन T, ये कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। C यूनियन T मतलब समझ रहे हैं, या तो कॉफ़ी पी रहे हैं या फिर चाय पी रहे हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितना है 37, और चाय पीने वालों की संख्या कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन T कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C यूनियन T इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन T। और जो C इंटरसेक्शन T है, इसी का हम लोग का वैल्यू निकालना है, ठीक है। C इंटरसेक्शन T, यहाँ पर C इंटरसेक्शन T है, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। मतलब कि चाय और कॉफ़ी दोनों, कॉफ़ी और चाय दोनों पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 70 हो गया, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसका 37, ये 52 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन T, इसी का वैल्यू निकालना है। तो कितना हो गया, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन T को इस साइड ले आया, और 70 को उस साइड हम लोग भेज देते हैं। तो ये वो माइनस में, तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा 89, और 70 उस साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए दोनों को घटा दीजिए, कितना होगा 19, तो 19 आंसर होगा। इसका मतलब ही होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन T मतलब ही होता है कि चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले, मतलब दोनों पीते हैं।
कॉफ़ी भी पीते हैं और टी भी पीते हैं, इसलिए इसका सी इंटरसेक्शन टी होगा। ठीक है, यदि सेट थ्योरी आप लोग नहीं पढ़े तो इसका नहीं समझ पाएंगे, तो आप लोग का जो कॉमन सेंस से भी बताए थे उससे भी आप लोग निकाल सकते हो। तो 19 इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। इसमें कहा जा रहा है 10x इक्वल टू -5/12 लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब कि यदि 10x का वैल्यू दिया हुआ -5/12 और जो बोला गया है कि जो x है वो सेकेंड चतुर्थांश में, तो साइन एक्स क्या होगा वो हम लोग को पता करना। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि आप लोग को क्वाड्रेंट कैसे याद रखना है कि इसमें कौन पॉजिटिव होता है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो एक मैंने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बनाया था, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। उसमें 6 से 7 मिनट का ही वीडियो होगा, उसमें सारा कुछ आप लोग बताए थे कि जैसे आप लोग क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, मतलब पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश एंड ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे ना जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारा कुछ पॉजिटिव होता है। साइन भी पॉजिटिव होते हैं, कॉट भी, कॉस भी, टेन भी, कोसेक भी, सेक भी, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होते हैं। और इसके ये क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक भी पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। बाकी सारा कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। थर्ड में कौन सा पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और इसका जो समझ सकते हैं इसका जो भाई है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव होते हैं। ठीक उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और इसका जो भाई क्या हो जाएगा, सेक पॉजिटिव होता है। बाकी सारा कुछ नेगेटिव होता है। तो हम लोग को ये सारा कुछ नहीं लेना, हम लोग को सेकंड क्वाड्रेंट को देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग देख सकते हैं साइन का वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा और यहाँ पे साइन एक्स ही पूछा जा रहा है। 10x का वैल्यू नेगेटिव क्यों दिया वो तो पता चल गया होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और जो कोसेक है वही सिर्फ पॉजिटिव होता है। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वे नेगेटिव होता है, इसलिए 10x यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा वो तो सबसे पहले आप लोग को पॉजिटिव वाला ही आएगा। तो ये नेगेटिव वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। अब ये दोनों ऑप्शन बचा हुआ है, ये दोनों ऑप्शन निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं। 10x का वैल्यू क्या दिया, 5/12। ठीक है, -5/12। तो 10x का वैल्यू क्या होता है, p/b होता है। तो यहाँ से p इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, p इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, b इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। मैं साइन नहीं दे रहा हूँ, आप लोग साइन लगा सकते हैं, माइनस किसी के भी साथ लगा सकते हैं, लेकिन माइनस लगाने कोई मकसद नहीं, क्योंकि हम लोग को तो पता ही है कि 10 माइनस क्यों दिया हुआ, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ। तो एच यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 144 पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या फिर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर कीजिए, 144 प्लस 25। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169 √169 यानी कि 13 आ गया। एच का वैल्यू 13 आ गया। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, p/h। पी का वैल्यू कितना 5 और एच का वैल्यू 13, तो 5/13 निकल के आ गया। 5/13 किस में है, ऑप्शन 2 में। ठीक है, माइनस वाला नहीं होगा, ये दोनों माइनस तो ऐसे ही हम लोग कैंसिल कर दिए थे क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि 11th का है तो आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैंने बताया तो आप लोग समझ में आ ही गया होगा। 113 ये आप लोग का जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि आप लोग बताए थे, एक क्वेश्चन भी था, आई का वैल्यू जो होता है √-1 होता है, उस तरह एक क्वेश्चन भी था, आई का पावर 4 आई का पावर 3 उस तरह ऐड करना था, तो आप लोग बताए थे। तो इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें क्या कहा जा रहा है 3y-2 प्लस आई इंटू 7 - 2x इक्वल टू 0। तो देखिए इस जीरो को क्या लिख सकते हैं, इस जीरो की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू करके, ये इक्वल टू करके क्या लिख सकते हैं, इसको जीरो को ही हम लिख सकते हैं 0 + 0 आई लिख सकते हैं। ठीक है, आप कंपेयर कर लीजिए, इसका जगह 0 हो जाएगा और आई के साथ क्या है, आई के साथ भी 0 है। यहाँ देखिए आई के साथ क्या है 7 - 2x, यहाँ आई के साथ क्या है 0 है। ठीक है, तो दोनों को 0 हम लोग को पुट करना होगा, मतलब कि 3y - 2 इक्वल टू 0 करना होगा। यहाँ से y निकल जाएगा, y क्या होगा, y इक्वल टू 2/3। अब देखिए 2/3 y किस में है, एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में y इक्वल टू 2/3 दिया हुआ, लेकिन मैं
पूरा हल करूंगा, इसका एक्स का भी वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसको भी जीरो पुट करना होगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, जीरो प्लस जीरो आई, मतलब कि आई के साथ वाला भी जीरो है, तो यहाँ भी आई के साथ वाला जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो को ही मैंने लिखा था जीरो प्लस जीरो आई। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो 7 माइनस 2x का वैल्यू भी जीरो होगा, मतलब कि यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 7/2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 7/2 देखिए ऑप्शन 4 में ही दिख रहा होगा। और y का वैल्यू हम लोग निकाले 2/3, जो कि एक ही ऑप्शन में है, इसलिए y के वैल्यू से भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, इसमें कहा जा रहा है ए बी सी आर इन ए पी देन बी प्लस सी और सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर इन, मतलब कि यहाँ पर ए बी सी ए पी में है, तो हम लोग को पूछा जा रहा है बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी किस में होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनको आप लोग कुछ मान कर भी या फिर और ये जो आप लोग को दिया होगा ऑप्शन में उससे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए पी में दिया हुआ ना, तो मान लीजिए हम ए बी सी को कुछ मान लेते हैं, ए बी सी ए पी में है ना, ए बी सी ए पी में, ठीक है, तो हम इसको 1 2 3 भी मान सकते हैं ना, 1 2 3, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, 1 2 3 क्या है, ए पी में आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, कुछ और भी मान सकते, 2 4 6 भी मान सकते हैं, जो ए पी में है वो आप लोग मान सकते हैं, 1 2 3 भी मान सकते हैं, 3 2 1 भी मान सकते हैं, 2 4 6 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं जो आप लोग ए पी में है। ठीक है, तो मैंने मान लिया 1 2 3 है ए बी सी का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी का वैल्यू निकालिए। तो बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऐड कीजिए, बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक, तो बी प्लस सी की जगह 5 हो गया। ठीक है, कोमा सी प्लस ए, सी का वैल्यू क्या है 3 है, वही का वैल्यू क्या है ए 1 है, तो सी प्लस ए करना है, यानी 3 + 1 4 हो गया। अब करना है ए प्लस बी, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ से a = 1 है और b = 2 है, तो 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। अब देखिए ये किस में है, ये किसका वैल्यू निकाला, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। अब इसको देखकर आप लोग बताइए कौन सा सीरीज है, ये भी तो ए पी में ही है। देखिए कॉमन डिफरेंस 1 का है, 5 के बाद 4 आया, 4 के बाद 3 आया, इसमें भी कॉमन डिफरेंस जो है आप लोग का 1 का है, तो ये ए पी में होगा, यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 होगा। आप लोग कुछ और भी मान सकते हैं, मैं कुछ और मान के एक बार दिखा देता हूँ। ए बी सी को मान लीजिए कि 2 4 6 है, 2 4 6 मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी को जो है हम लोग 2 4 6 मान लेते हैं, तो ये भी तो ए पी में 2 4 6, इसका क्या कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये ए पी में है। तो अब हम लोग निकालना है बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी का वैल्यू। तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए बी प्लस सी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी प्रकार सी प्लस ए क्या हो जाएगा, सी प्लस ए हो जाएगा आप लोग का 8 हो जाएगा, एंड ए प्लस बी क्या हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब इसको देखना है कि ये किस में है, ये भी तो ए पी में दिख रहा है ना, 10 8 6 किस में ए पी में है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस डी = निकालेंगे तो ये -2 होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल लेकर आप लोग को समझा दिया, 2 एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए कि ये जो दिया हुआ है ये ए पी में होगा, तो इसका आंसर जो है समांतर श्रेणी यानी ए पी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। ये तो आप लोग को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आप लोग 1 + 2 + 3 + ... प्लस n करके पढ़े होंगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका फार्मूला क्या होता है n × n + 1/2 होता है ना। ठीक उसी प्रकार यदि स्क्वायर कर देंगे तो इसका हम लोग को पूछा गया है क्या होगा, तो इसका जो आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, n × n + 1 × 2n + 1 / 6 इसका आंसर होता है, और इसी का जगह क्यूब करके रहता है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब + 3 का क्यूब ... प्लस n का क्यूब, इसका आंसर हो जाता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों आप लोग को याद रखना है। स्क्वायर वाला में ये होता है, क्यूब वाला में ये हो जाएगा, और यदि डायरेक्ट 1 + 2 + 3 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोलता तो ये हो जाता। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते 106। यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस फॉर द पैराबोला। देखिए 11th में मैक्सिमम आप लोग मतलब इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, इसलिए मैं इंग्लिश में ही इसको बता रहा हूँ। पैराबोला का जो है इक्वेशन दिया हुआ x² = -9y। तो देखिए ये इसका डायग्राम किस तरह बनेगा, x² = -9y है ना, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये यहाँ से पास करेगा, ये डायग्राम हो गया, ये थोड़ा और अच्छा से बनाते हैं, ये जो है ना यहाँ से पास करेगा, यहाँ से ये हो गया x², ये इसका डायग्राम हो गया x² = -9y। तो इसका फोकस हम लोग को पूछा जा रहा है, फोकस फॉर द पैराबोला, इस पैराबोला का फोकस क्या होगा। तो फोकस कहाँ पे होता है पता है, इसका फोकस होता है 0, -a पर, 0, -a।
तो इसको देखिए, सबसे पहले इस पैराबोला को हम लोग को कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के साथ। यही इसका जो डायग्राम होता है -4ay एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay इसी का होता है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें भी एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में इसमें -9y है, मतलब y के कोफिशिएंट कितना -9, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना -4, तो यानी कि -4a इक्वल टू -9, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए तो a इक्वल टू 9/4, ठीक है। तो हम लोग का जो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट होता है वो 0, -a होता है, यानी फोकस हम लोग क्या निकल गया 0, -a, और a का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या निकाले 9/4, तो -a मतलब कि -9/4, तो फोकस का कोऑर्डिनेट निकल गया 0, -9/4। वो देखिए 0, -9/4 ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रदत्त चित्र में ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जो ABC है ये आप लोग का है एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें AB इक्वल टू AC दिया हुआ है एंड एंगल ABC इक्वल टू 50 डिग्री है, तो एंगल BDC, मतलब ये एंगल हम लोग को पूछा जा रहा है कि इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे दिखा दिया आप लोग का, कि यहाँ पर कुछ इस तरह से था, उसमें क्या दिया हुआ था कि AB इक्वल टू AC है, ठीक है। तो AB इक्वल टू AC मैंने दिखा दिया है, और आप लोग पता होगा कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं तो बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण भी जो एंगल है, बराबर भुजा वाले एंगल भी बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो हम लोग को दिया हुआ था एक एंगल क्या ABC, एंगल ABC इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ था, मतलब कि इस भुजा के सामने वाला कोण 50 डिग्री है, तो इस भुजा वाले के सामने वाले कोण भी 50 डिग्री हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको भी 50 डिग्री आप लोग को दिखा दिया था। ये कोण आप लोग को दिया हुआ 50 डिग्री, तो ये भुजा तो बराबर है, इसके सामने ये कोण है, और ये किसके बराबर, इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला भी कितना होगा 50 डिग्री होगा, इसलिए मैंने इसको 50 डिग्री दिखा दिया। और क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो 50 + 50 कितना हो गया 100, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखे हैं आप लोग, दिखाते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा 180 डिग्री, और एंगल A को मान लीजिए x, तो एंगल B कितना दिया हुआ 50, एंड एंगल C कितना 50, तो 180 हो गया, और x इक्वल टू क्या हो गया 80 डिग्री। तो यानी कि आप लोग का एंगल A निकल के आया कितना 80 डिग्री। हम लोग को तो चाहिए एंगल D, मतलब कि एंगल BDC चाहिए। तो देखिए यदि आप लोग पढ़े होंगे कि एक ही वृत्तखंड से बना कोण बराबर होता है, तो ये देखिए ये और ये दोनों तो एक ही वृत्तखंड से बना हुआ, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, तो ये 80 डिग्री निकाला है, मतलब कि एंगल BDC भी 80 डिग्री होगा, यानी कि आप लोग का फाइनल आंसर 80 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर जो आप लोग का ऑप्शन 3 80 डिग्री फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, इसमें कहा जा रहा है एक त्रिभुज है जिसका भुजा दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसमें कहा जा रहा है उस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, मतलब कि उन त्रिभुज के मध्य बिंदु से यदि मिला देंगे तो एक त्रिभुज और बनेगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये इसका भुजा देखकर आप लोग को पता चल गया हो कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भुजा देखकर ही आप लोग को अंदाजा लगाना चाहिए था कि आप लोग समकोण त्रिभुज, यदि आप लोग के दिमाग में ये स्ट्राइक कर गया कि एक समकोण त्रिभुज है, तब आप लोग और इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज कैसे है, क्योंकि ये पाइथागोरस आप लोग देख सकते हैं, इसको यदि हाइपोटेनियस मान सकते हैं तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा, मान लीजिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये भुजा मान लीजिए 5 है, ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, मतलब कि ये आप लोग का परपेंडिकुलर होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो ABC, ठीक है, ABC एक ट्रेंगल मान लिए। तो इसमें कहा गया है ना AB का मध्य बिंदु आप लोग मिलाइए, AB का मध्य बिंदु जो भी होगा उसको यहाँ मान लीजिए ये होगा AB का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु मान लीजिए ये होगा, और BC का मध्य बिंदु मान लीजिए ये होगा, तीनों को आप लोग मिला दीजिए तो एक ट्रेंगल बना ना, ये ट्रेंगल बना, ये ट्रेंगल। तो इस ट्रेंगल के कितना एरिया होगा वही, कितना क्षेत्रफल होगा वही पूछा जा रहा है हम लोग से, ठीक है। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, क्या प्रॉपर्टी पढ़े, मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है, मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है, तो इसका मिड पॉइंट से जब भी हम लोग एक त्रिभुज और एक बनाते ही नहीं, ये मान लीजिए मिड पॉइंट से बना हुआ त्रिभुज है, तो ये इसका जो एरिया होता है इस बड़े वाले त्रिभुज के एरिया का, इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है, ठीक है। जैसे इस त्रिभुज का एरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू इसका क्षेत्रफल ABC, ट्रेंगल ABC का क्षेत्रफल, ट्रेंगल ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/4 टाइम्स हो जाता है ट्रेंगल ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको भी हम लोग करना होगा, और जैसे सब एरिया बराबर भी होता है, ये एरिया बराबर हो जाएगा,
इसके बराबर हो जाएगा। ये चारों एरिया जो है ना, चारों ट्रेंगल, 4 ट्रेंगल दिख रहा है, तो चारों ट्रेंगल का एरिया जो है एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो हम लोग 1/4 करके निकालते हैं, बड़े वाला का 1/4 जो होता है वही छोटा वाला का एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को इसका एरिया निकालना है, मतलब कि ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ किसका एरिया, ट्रेंगल ABC का, ट्रेंगल ABC का 1/4 हो जाएगा। और ट्रेंगल ABC का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होगा ना, आधार कितना है, ये 4 है, ऊंचाई कितना है, वो 3 है। ये 1/4 क्यों वो पता चल गया ना। इसका एरिया हम लोग पूछा जा रहा है, इसका एरिया क्या होता है, बड़े वाले ट्रेंगल का 1/4 होता है, इसलिए मैंने इस तरह किया है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल कर दिए, यानी क्या निकल के आया, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 108 का ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए प्रदत्त चित्र में OABC समचतुर्भुज है, जहाँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, मतलब कि वृत्त का जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो आप लोग दिख रहा हो OABC वो एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का भी प्रॉपर्टी आप लोग को याद होना चाहिए कि उसका जो विकर्ण है वो हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो वो 90 डिग्री पर होगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। और इसमें ABC शीर्ष है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं ना, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू D1। D1 मान लीजिए, ये D1 मतलब क्या, डायमीटर, ये इसका जो आप लोग का विकर्ण है वही तो होता है, विकर्ण को ही D1 बोलते हैं। तो BO एक विकर्ण हो गया, 1/2 इंटू BO, और दूसरा विकर्ण का लंबाई क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, दूसरा AC, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 इधर साइड में लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2। और BO का वैल्यू कितना हो जाएगा बताए, तो BO का ये तो रेडियस हो गया ना, ये त्रिज्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या, और वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ हम लोग कितना, 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ तो सिंपली 10 लिख सकते हैं, इंटू AC नहीं पता तो AC हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा, AC का लंबाई कितना होगा ये हम लोग को निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो AO दिख रहा होगा, AO तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वृत्त की त्रिज्या है और वो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और BO भी 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है जो AC विकर्ण है, वो BO के यहाँ पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से ये ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि आप लोग समझने में ईजी हो। मैं ये ट्रायंगल छोटा सा बना रहा, ये तो 90 डिग्री होगा, ये P के पास 90, AP और O जो है, ये ट्रायंगल बना लिया। ये तो 10 आप लोग को दिख रहा होगा AO, क्योंकि वो त्रिज्या है। और आप लोग बता सकते हो OP का कितना होगा, OP का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो जाएगा, क्योंकि O से B तक 10 है, तो O से P तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और P से B तक 5 हो जाएगा, मतलब 5 + 5 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, AP का वैल्यू निकाल लीजिए। AP का वैल्यू निकालने के लिए क्या पाइथागोरस आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। तो इसको AP का वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना 100, आधार का स्क्वायर कितना 25, ये कितना हो गया √75। √75 को क्या लिख सकते हैं, 5√5 लिख सकते हैं, 5√3 लिख सकते हैं, 25 × 75, 5√3। मतलब कि AP का वैल्यू हम लोग को, ये जो AP है इसका वैल्यू 5√3 निकल गया। तो AC का वैल्यू क्या निकल जाएगा, उसका डबल है ना, AP का डबल AC है। आप लोग देख सकते हैं जितना AP का लंबाई है, AP को जितना भी ये लंबाई है इसको दो से गुना कर देंगे तो ये लंबाई नहीं निकल जाएगा, इसका तो डबल है। AP क्या है, AP का डबल है AC, समझ रहे हैं ना। P क्या, P तो AC का मिड पॉइंट है, मतलब कि आप लोग का AP का जो डबल है वो AC है। तो AC यहाँ से निकाल लीजिए, इसका डबल कर दीजिए, जो आया आप लोग AP, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डबल, 5√3 का डबल कितना होगा 10√3, ठीक है 10√3। तो यहाँ AC की जगह आप लोग 10√3 पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू 10 इंटू 10√3, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए 5 टाइम्स, ये 5, तो कितना हो जाएगा 50√3। 50√3 किस में है, देखिए 50√3 ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। इसमें कहा जा रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/π है, ठीक है। वर्ग की भुजा से वृत्त के व्यास का अनुपात क्या होगा, मतलब कि वर्ग के भुजा, मतलब मान लीजिए वर्ग का भुजा A और वृत्त का मान लीजिए जो रेडियस है, मतलब त्रिज्या उसको R मान लीजिए, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 2R। तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, A/2R का वैल्यू हम लोग को पूछा जा रहा है, A/2R का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक यहाँ रिलेशन क्या दिया हुआ, वृत्त, ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ, वृत्त के क्षेत्रफल का 16/π है,
मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ये किसके बराबर दिया है, वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई भाग दिया हुआ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू 16/पाई, ये दिया हुआ। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से आप लोग क्या निकल सकता है, ए स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो निकल जाएगा, ए का वैल्यू 4r हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से आप बताइए, ए इसको लिख दीजिए, 4r को लिख सकते हैं 2 इंटू 2r, और यहाँ से हम लोग डिवाइड कर दीजिए 2r से, a/2r कितना हो जाएगा, a/2r इक्वल टू 2 आ गया। तो यही तो निकालना है, a/2r का ही तो वैल्यू निकालना था। जो वर्ग भुजा है और जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास मतलब क्या, 2r, d इक्वल टू 2r होता है, तो उसी का अनुपात निकालना। तो उसका अनुपात क्या निकला, 2:1 निकला। ठीक है, तो इसका आंसर 2:1 ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। इस परसेंट अधिक है। ठीक है, तो y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, x की जो आय है वो y की आय से 25% अधिक है। तो यदि हम लोग y की आय को ले ले 100 रुपीज़, मान लीजिए y की आय जो है 100 रुपीज़ है, तो x की आय क्या है, y की आय की 25% अधिक है। तो 100 का 25% कितना होता है बताए, 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% 25 रुपये होता है। ठीक है, तो 100 का 25% 25 रुपये होता है, तो 25 रुपये अधिक है किसकी आय से, जो y की जितना आय है उससे 25% अधिक है। y की आय 100 लिया, तो 100 का 25% 25 रुपये हो गया, तो 25 रुपये अधिक है। तो यानी x की आय कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 का 25% इक्वल टू 125। समझ रहे ना, यदि y का आय 100 रुपये है तो x की आय क्या है, y का 25% अधिक है, तो 125 रुपये हो गया x की आय। अब पूछा जा रहा है जो y की आय है वो x की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए सबसे पहले कमी निकालिए, कमी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कमी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125 माइनस 125, कमी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125 माइनस 100 इक्वल टू 25, कमी इक्वल टू 25 हो। जैसे आप लोग हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ जैसे हानि प्रतिशत निकालना तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 करते हैं। उसी तरह कमी में प्रतिशत निकालना, कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 25 मतलब कमी, जैसे हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि डिवाइडेड क्रय मूल्य इंटू 100 करते हैं, तो उसी तरह कमी प्रतिशत निकालने के लिए कमी डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो ये जो कमी जो है वो परसेंटेज में निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए काटिए, ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 20 टाइम्स, यानी कि आप लोग का जो है 20% निकल के आ रहा है। तो 20% इसका फाइनल आंसर होगा, 20% इसका फाइनल ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, मतलब कि एपी में हो, ए बी सी किसमें एपी में, और बी सी डी हरात्मक श्रेणी में, मतलब कि इसको एचपी में हो। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं। तो ए बी सी यदि एपी में है तो ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, जब एपी में रहता है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 2b इक्वल टू ए प्लस सी, जो बीच वाला है उसको उसका 2 टाइम्स को लिख सकते हैं ए प्लस सी, जो साइड वाला रहेगा। इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। जैसे देखिए जो कॉमन डिफरेंस वो तो बराबर होता है, b माइनस ए करेंगे तो d निकलेगा। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस होता है तो b माइनस ए इक्वल टू लिख नहीं सकते, c माइनस बी, देखिए आप लोग लिख सकते हैं ना। तो इसी को रीअरेंज किए, b को इस साइड ले आए और a को उस साइड भेज दिए, तो वही बनेगा। देखिए 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो वही लिखे हैं डायरेक्ट मैंने ऊपर में, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 देखिए, बी सी डी जो है वो एच पी में है, तो बी सी डी एच पी में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीच वाला को लिख सकते हैं हम लोग c इक्वल टू 2bd। आप लोग एच पी के बारे में नहीं जानते तो हम बता दे रहे, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं 2bd बाई बी प्लस डी। जब एच पी में रहता है तो c इक्वल टू 2bd डिवाइडेड बाई बी प्लस डी। अब देखिए 2b का वैल्यू a प्लस सी है ना, तो यहाँ पर जो 2b है इसके जगह आप लोग लिख दीजिए a प्लस सी। तो 2b की जगह हम लिख दिए a प्लस सी, और इंटू में क्या है d डिवाइडेड बाई क्या है b प्लस डी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बी सी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको भी ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ए डी प्लस सी डी। अब देखिए सी डी और सी डी तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सी डी को उस साइड ले आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। मतलब कि हम लोग का आंसर क्या निकला, बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, बी सी इक्वल टू ए डी या फिर ए डी इक्वल टू बी सी, जो बोलना है। बी सी इक्वल टू ए डी किस में है, देखिए बी सी इक्वल टू ए डी, तो देखिए ऑप्शन 1 में बी सी इक्वल टू ए डी,
यहाँ लिखा है AD इक्वल टू BC, बात बराबर ही हुआ, BC इक्वल टू AD, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, इसमें क्या कहा जा रहा है, cos स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 5 बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 16 का वैल्यू क्या होगा। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, पाई इज नथिंग बट 180 डिग्री। तो इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना, तो इसको देखिए किस तरह हम लोग निकालते हैं और इसमें कौन सा प्रॉपर्टी का यूज होना है। तो आप लोग पढ़े होंगे cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पाई बाई 2 मतलब क्या, पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, ये आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। यदि हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम किस तरह से लिखते हैं, cos स्क्वायर पाई बाई 16 जो है ना, इसको हम लिखते किस तरह से वो देखिए, cos स्क्वायर पाई बाई 16 को लिख रहे हैं। ठीक है, cos स्क्वायर पाई बाई 16 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर पाई बाई 2 मतलब कि पाई बाई 2 मतलब क्या 90 डिग्री, पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 16, क्या ये लिख सकते हैं, देखिए 7 पाई बाई 16 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यदि पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 16 कीजिएगा तो वो पाई बाई 16 ही होगा। आप लोग करके देखिए, पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 16 कीजिए तो आप लोग को पाई बाई 16 ही होगा। ठीक है, इसलिए मैंने पाई बाई 16 को ही पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 16 लिख दिया है। अब देखिए ये स्क्वायर है, cos स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखिए cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस, आप लोग अभी बताए थे कुछ देर पहले कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा। cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर पाई बाई 2 और थीटा हम लोग का यहाँ पर क्या, थीटा ये है 7 पाई बाई 16, तो cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा मतलब 7 पाई बाई 16। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16, मतलब कि हम लोग क्या लिख दिए, ये cos स्क्वायर 7 पाई, ये cos स्क्वायर पाई बाई 16 को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16। ठीक है, तो इसका जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर पाई बाई 16 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16। और रुकिए अभी इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, जो ये है ना cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 को, तो इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 को क्या लिख सकते हैं, इसको भी कुछ इस तरह से हम लोग को लिखना होगा। तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 16, 5 पाई बाई 16 लिख सकते हैं। देखिए पाई बाई 3 पाई बाई 16 को ही पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 16 लिख सकते हैं ना, देखिए आप लोग करके देखिए, आप लोग को यही आएगा। तो अब देखिए cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 16 कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 पाई बाई 16। तो आप लोग को ये क्या निकल के आया, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 की जगह हम लोग साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 16 लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, अब देखते हैं। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, ये cos स्क्वायर पाई बाई 16 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अभी निकाले थे ना, साइन स्क्वायर क्या निकाले थे, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16 अभी कुछ देर पहले ही निकाले थे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 है, इसको क्या निकाले थे अभी, साइन स्क्वायर क्या निकाले थे, साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 16 ये निकाले थे। ठीक है, ये निकाले थे, प्लस ये दोनों को हम लोग कन्वर्ट नहीं करना, ये दोनों जो है वो एज इट इज लिख लीजिए। इसके बाद क्या है cos स्क्वायर, ये देखिए ये क्या है cos स्क्वायर 5 पाई बाई 16, cos स्क्वायर 5 पाई बाई 16, फिर प्लस करना है कितना, cos स्क्वायर 7 पाई बाई 16, तो cos स्क्वायर 7 पाई बाई 16। अब देखिए आप लोग क्या देखने को मिलेगा, आप लोग तो पढ़े ही होंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो वैसे उसी को लगाते हैं। अभी देखिए अभी कैसे लगाते हैं, आप लोग पढ़े हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा ये है पूरा, इसके जगह 7 पाई बाई 16, तो साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16, ओहो मिट गया, फिर से हम लिख देते हैं। इसके जगह हम लोग क्या लिखे थे, cos स्क्वायर पाई बाई 16 की जगह लिखे थे साइन स्क्वायर पाई बाई साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16। ठीक है, 7 पाई बाई 16, तो मैंने यहाँ फिर से लिख दिया आप लोग के लिए, यही लिखा था, वो जो है गलती से डिलीट के बटन पर क्लिक हो गया था। ठीक है, तो देखिए अब मैं बता रहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है 7 पाई बाई 16,
साइन स्क्वायर 7 पाई/16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई/16, इसके जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको 1 लिख लीजिए। ठीक है, ये दोनों को मर्ज कर दिए, ये दोनों को मर्ज कर दिए। ठीक है, प्लस में ही तो सब है ना, इसको आप मतलब ये इसके बाद ही लिख सकते हैं, इसके बाद ही इसको लिख सकते हैं, तो आप लोग समझ में अच्छा से आएगा। साइन स्क्वायर 7 पाई/16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई/16, ये इसका जगह 1 हो जाएगा। प्लस ये अब ये दोनों को देखिए, ये दोनों को इसकी जगह भी तो 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह 5/16 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो अब 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 किस में है देखिए, 2 ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, इसमें एक त्रिभुज का एरिया निकालना है। आप लोग तो पढ़े ही होंगे, ये 10th का ही है। एक त्रिभुज जिनका शीर्ष ABC तथा स्थानांक मतलब इसका जो वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ 3,4 और एक है -4,3 एंड एक है 8,6, इसका आप लोग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए किस तरह निकालते हैं। तो देखिए एक ट्रेंगल हम लोग ABC बना लिए, ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेट जो है क्या क्या दिया हुआ तो वो भी लिख लिए यहाँ पर देखिए साइड में। ए का कोऑर्डिनेट लिख लिए 3,4, बी का लिख लिए -4,3 एंड सी का लिख लिए 8,6। अब इसमें क्या किए देखिए, x1 ये हो गया 3, तो इसलिए लिख लिए x1 की जगह 3 एंड y1 ये हो गया 4, तो इसलिए y1 की जगह 4 लिख लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार सारा कुछ आप लोग को देख सकते हैं, लिख लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। उसके बाद ट्रेंगल का एरिया क्या होता है हम लोग पढ़े होंगे, इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3, इस तरह हम लोग पढ़े हैं। तो ये फॉर्मूला लगा दिए। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक डंडा टाइप का लिखे हुए हैं, ये डंडा नहीं, ये जो आप लोग का मॉड होता है। मॉड मतलब क्या होता है पता है, मॉड के अंदर कुछ भी हम लोग लिखेंगे, जैसे -2 भी लिखेंगे तो ये मॉड के अंदर में लिखेंगे, तो ये जब बराबर लिखेंगे तो ये +2 ही होगा। मतलब मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी लिखेंगे तो वो प्लस ही होगा, इसलिए मॉड लगाए। और इसका कोई मतलब मॉड ही होता है, आप लोग नहीं पढ़ेंगे 10th में, लेकिन बाद में आप लोग पता चलेगा कि इसका मॉड होता है। और अभी बताऊंगा क्यों इसमें मॉड लगाए हैं, क्योंकि इसका नेगेटिव आंसर होने वाला है और नेगेटिव आंसर नहीं होता त्रिभुज क्षेत्रफल, इसलिए मॉड लगाए हैं ताकि वो पॉजिटिव हो सके। ठीक है, आप डायरेक्ट x1 y1 एंड x2 y2 सारा कुछ यहाँ वैल्यू पुट किए, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग को निकल के कितना आया, ये -9/2 निकल के आया। लेकिन हम लोग मॉड लगाए हुए थे, यहाँ पर लास्ट में मॉड लगाए हुए थे, इसलिए इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, मॉड मतलब ही होता है कि नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव बना देता है। हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो -9/2 आएगा, लेकिन माइनस तो होता नहीं है क्षेत्रफल में, इसलिए इसको मॉड लगाएं, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है 9/2 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 9/2 किस में है, 9/2 ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कहा जा रहा है, 1 + 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो 1 + 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर को लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं बताइए। 1 + 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो ऊपर में हम लोग का हो गया सेक स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1 + cot स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/1 क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख दे 1/cos स्क्वायर है। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर है, 1/sin स्क्वायर है। अब ये क्या साइन ऊपर चल जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो sin स्क्वायर ए ऊपर चला गया, sin स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए जो है वो नीचे आ गया, तो कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हो गया, साइन बाई कॉस क्या होता है वो 10 होता है, तो sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये निकल के आ गया 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए किस में है, वही इसका फाइनल आंसर होगा। 10 स्क्वायर ए आप लोग को ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन 4 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इसमें देखिए वैल्यू यदि पता होगा तो आराम से बन जाएगा, इसलिए मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी वैल्यू वो आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग इसका वैल्यू निकालना है, तो 3 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 10 स्क्वायर 45 का कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो वो भी 1 होगा, मतलब कि 3 × 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 3 × 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 60 का, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर 60 का √3/2 का स्क्वायर, माइनस 1/2 cot स्क्वायर 30, तो 1/2 इंटू cot स्क्वायर 30, cot 30 का वैल्यू कितना होता है, cot 30 का वैल्यू बताइए √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर कीजिए, √3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 1/8 सेक स्क्वायर 45,
तो 1/8 इंटू सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो होता है √2। तो √2 का स्क्वायर कीजिए, √2 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिखिए कितना हो जाएगा, इक्वल टू दीजिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 माइनस √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4, ठीक है, प्लस ये माइनस 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर यानी 3/2, ठीक है, प्लस कितना है 1/8 इंटू 2 का स्क्वायर। 1/8 इंटू 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और वो कैंसिल कर देगा यानी ये 1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, नीचे 4 हो जाएगा तो ये आप लोग कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे -3 और यहाँ पे -6 और यहाँ पे +1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये निकल के आ रहा है कितना, आप लोग देखिए, ये निकल के आ रहा है आप लोग का 4/4 यानी 1 निकल के आ रहा। तो 1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 किस में, देखिए 1 ऑप्शन 1 में ही है, तो ऑप्शन 1 इसका जो है ये 116 का 1 ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, 2 पासों के एक बार फेंकने में ठीक 10 फेंकने की क्या संभावना है। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब अजीब तरह से दिया हुआ है, सही से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है और ऑप्शन में भी वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह रहना चाहिए था, 2 पासों को एक बार फेंकने में ठीक उसका जो सम है, सम मतलब समझ रहे ना, उसको जो ऐड करने पर आता है वो देना चाहिए था 10, तो उसका क्या प्रायिकता होगा वो पूछना चाहिए था, लेकिन उस तरह से यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। सम मतलब समझ रहे, जैसे 10 आने का सम क्या क्या हो सकता है, आप लोग बताएं। 2 पासों को एक बार फेंकेंगे तो सम 10 आने क्या हो सकता है, या तो 5 आया होगा, एक पॉसिबिलिटी ये हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हुआ, या तो 6 4 आया हुआ, दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो गया, या तो 4 और 6 आया होगा, पहले 4 आया होगा फिर 6 आया होगा, और इसमें बताया था पहले 6 आया होगा फिर 4 आया होगा। तो 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है। 10 मतलब सम जो है वो दोनों का सम आने का 10 आने का कितना पॉसिबल बन रहा है, 3 पॉसिबल, और टोटल कितना होता है 36। तो 3/36 इसका आंसर आना चाहिए, मतलब कि इसका आंसर जो होता है वो होना चाहिए, इसका आंसर 1/12 होना चाहिए। 1/12 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका 1/12 ही आंसर होना चाहिए, लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका बोनस मतलब आप लोग को मिलता है, इसका सबको ये मार्क्स मिलता यदि ऐसा क्वेश्चन रहता तो 1/12 इसका आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन में भी ठीक है उस प्रकार से दिया नहीं है और ऑप्शन में भी नहीं दिया हो, तो उसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, इसमें कहा जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा तथा ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये आप लोग को बताना। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा का मतलब साइड लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। तो उसमें बोल रहा है भुजा तथा ऊंचाई का अनुपात। तो हम लोग को मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा मान लीजिए ए है, तो ए हो जाएगा क्योंकि तीनों भुजा बराबर होता है। तो हम लोग को क्या निकालना, ये मान लीजिए हाइट है एच, तो हम लोग को क्या निकालना है, किसका अनुपात, भुजा और ऊंचाई का, मतलब कि A/H का वैल्यू निकालना है। A/H इक्वल टू क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये ऊंचाई है और ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखिए ये ट्रायंगल को मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं, A/H का वैल्यू निकालना है और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल को मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ फिर से। ये ट्रायंगल क्या है, कुछ इस तरह से, ये H है, ये A है और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये मैं आप लोग को दूसरा कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस है A, तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं A/2, इसके जगह हम लिख देते हैं A/2, ठीक है, A/2। अब देखिए यहाँ से आप लोग H का वैल्यू निकालिए, तो H का वैल्यू पाइथागोरस लगा दीजिए, तो H का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है बताइए, H का वैल्यू कितना हो जाएगा, √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, A²। कर्ण मतलब जानते हैं ना, कर्ण किसको बोलते हैं, हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला भुजा जो है वही हाइपोटेनियस होता है। तो सामने वाला भुजा क्या A है, तो उसका स्क्वायर माइनस, यहाँ से H का वैल्यू निकालना है तो H का ही वैल्यू निकाल रहे हैं, माइनस क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो A²/4 कीजिएगा, ठीक है। तो H का वैल्यू निकल के क्या आ रहा है आप लोग बताइए, H का वैल्यू कितना है, 4A² माइनस A², मतलब √3A/2 और निकल के आएगा, ठीक है। तो H का वैल्यू निकल के आया √3A/2, H का वैल्यू हम लोग निकालना क्या था, A/H का वैल्यू, A/H का वैल्यू निकालना था, A/H का वैल्यू। तो A का जगह तो A लिखेंगे और H के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, √3A/2 है, तो 2 ऊपर में चला जाएगा, √3A/2। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अब यहाँ पर देख सकते हैं
ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, मतलब कि हम लोग क्या बचा, 2/√3 बचा ना, तो 2/√3 लिख सकते हैं। तो 2/√3 किस में है, वही इसका आंसर होगा। तो 2/√3 ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। इसमें देखिए, नहीं 119, इसमें क्या कहा जा रहा है वो देखिए आप लोग, किसका अनुपात इसमें कहा जा रहा है, उन दो बेलनों के आयतन का अनुपात क्या होगा जिसमें पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे के व्यास के बराबर हो तथा पहले बेलन का व्यास दूसरे की ऊंचाई के बराबर। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, जो पहला बेलन है ना उसका जो ऊंचाई है वो दूसरे के व्यास के बराबर है। तो पहले बेलन का ऊंचाई को हम लोग मान लीजिए h, पहले बेलन की ऊंचाई को मान लीजिए h, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे के व्यास के बराबर है। तो दूसरा का व्यास क्या होगा, दूसरे के व्यास को d2 मान लिए, ठीक है। दूसरा वाला बेलन जो है उसका व्यास को d2 मान लिए, और d2 क्या हो जाएगा बताइए, व्यास क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस, ठीक है। 2r होता है ना, d = 2r होता है, तो d2 = क्या हो जाएगा 2r2, दूसरे वाला का रेडियस r2 हो गया, ठीक है। अब समझ गए ना, जो पहला बेलन का h है वो दूसरे का क्या है व्यास के बराबर दिया हुआ, तो दूसरा का व्यास क्या होगा d2 होगा, और d2 को लिख दिए 2r2, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब क्या बोला गया है, पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे के व्यास के बराबर तथा पहले बेलन का व्यास क्या हो जाएगा d ले लेते हैं, पहले बेलन का व्यास को d ले लेते हैं, d = क्या होता है 2r होता है, तो मैं d की जगह डायरेक्ट 2r लिख देता हूँ। तो पहले बेलन का जो व्यास है वो किसके बराबर है, दूसरे की ऊंचाई के बराबर, और दूसरे की ऊंचाई को h2 मान लेते हैं, h2, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्या इसका अनुपात बोला जा रहा है, बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा, उन दो बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो हम लोग लिख सकते हैं पहला बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr²h, क्योंकि पहला बेलन का ऊंचाई और रेडियस क्या है h और r है, और दूसरा बेलन का ये आयतन क्या हो जाएगा, दूसरा बेलन का आयतन हो जाएगा πr2², क्योंकि दूसरा बेलन का हम लोग रेडियस को क्या लिए है r2 लिए हैं, ठीक है, और दूसरे बेलन का ऊंचाई को क्या लिए है h2 लिए हैं। तो हम लोग को इसका वैल्यू पूछा जा रहा है πr² डिवाइडेड बाय πr2² h2, ठीक है। तो अब देखिए पाई से पाई तो कैंसिल कर दीजिए सबसे पहले, यहाँ पर देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू r²h, और देखिए r2 का स्क्वायर है, r2 का स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए, r2 का स्क्वायर यहाँ से r2 = क्या हो जाएगा h/2 हो जाएगा, तो h/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा h²/4, तो h²/4 होगा, और 4 हम लोग ऊपर में ले गए, ठीक है, h²/4 समझ गए ना। यहाँ से r2 कर निकालिए, r2 = क्या हो गया h/2, और यहाँ r2 का स्क्वायर लिखना है, इसलिए r2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा h/2 का स्क्वायर यानी h²/4। तो यहाँ पे हम लोग को निकला था h²/4, तो h²/4 लिखते मतलब यही 4 को हम लोग वहाँ ऊपर ले गए, ठीक है, h²/4 यानी h²/4 वहाँ ऊपर चला गया। उसके बाद क्या है r2 का स्क्वायर तो लिख लिया, अभी h2 लिखना है, h2 = क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए h2 = 2r है, तो h2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2r। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये h2 ने ये h² है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो यहाँ से सबसे पहले तो एक h कैंसिल होगा, एक h से एक h कैंसिल होगा, एक h बचेगा, और यहाँ 2r है ना, तो एक r से एक r आप लोग का कैंसिल होगा। तो अब देखिए क्या निकल के आया, ऊपर में क्या बचा बताइए, और यहाँ से भी कैंसिल कीजिए, 2 × 2 कर दीजिए, तो यहाँ 2 बचेगा। तो ऊपर में क्या बचा देखिए, h तो कैंसिल हो गया है, एक r बचा है और एक 2 बचा है, तो 2r हो गया, और नीचे क्या बचा बताइए, नीचे आप लोग का जो बचा है वो आप लोग का सिर्फ h बचा हुआ, तो h मतलब कि इसका अनुपात लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2r अनुपात h, लेकिन हम लोग को इसी टर्म में हम लोग का आंसर दिया हुआ 2r/h, तो 2r/h किस में है देखिए ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 120वां क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कौन सा मतलब सही है, इफ़ द AM GM एंड HM ऑफ द टू रियल पॉजिटिव क्वांटिटीज आर A, G एंड H, देन कौन सा मतलब इसमें से सही होगा वो आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर जो है A × H = G² होता है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता, इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए डेली आप लोग का वीडियो नहीं आ पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का बनाऊँ, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है, इसलिए मैं आप लोग का रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कीजिए, सारा कुछ आप लोग को मिल जाएगा वहाँ से। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।